आइए। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। प्राची, यस सर। कौन सा अटेम्प्ट है आपका प्राची? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट। इंटरव्यू पहला है? यस सर। क्यों बनना चाहती हैं आप सिविल सर्विस, आना चाहती हैं सिविल सर्विस में? सर सिविल सेवा में आने के सर मेरे कई कारण हैं। सर पहला जॉब सिक्योरिटी से लेके सोशल प्रेस्टीज तक और समाज से लाखों लोगों तक एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमें जोड़ता है सर वो सिविल सेवा की है। और सर जिस पृष्ठभूमि से मैं आती हूँ, जो मैंने अपनी व्यवहारिक स्तर पर जो समस्याएं देखी हैं, तो सर ये भी पाया है कि जो अगर सक्षम और संवेदनशील जो प्रशासन होता है तो वो कैसे बदलाव ला सकता है। इसीलिए मैं सिविल सेवा करना चाहती तो आपका विजन क्या है सिविल सेवा में आने के बाद, क्या करना चाहती हैं आप? सर मैं लाखों लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाना चाहती हूँ जो मैं अपने स्तर पर कर वो तो बिना सिविल सेवा में आए भी हो सकता है अगर आप समाज सेवी बन जाए तो। सर लेकिन कुछ व्यक्तिगत भी जरूरतें होती हैं सर, वो मैं शायद सर समाज सेवा करके सर नहीं वो कर पाऊंगी पूरा। एज अ सर गर्ल सर बहुत सी चुनौतियां मेरे सामने है, मैं समाज सेवक शायद नहीं बन पाऊंगी। तो एक वुमन होने के नाते सिविल सर्विस में आने के बाद आपको क्या चुनौतियां मिल सकती हैं एज ए वुमन सिविल सर्वेंट? वुमन सिविल सर्वेंट सर पहली चुनौती तो यही हो सकती है कि मुझे घर और बाहर दोनों में मैनेज करना पड़ता है, जैसा हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स है सर, वो चुनौती होती है। और तो दूसरा सर जो मेरे ऑफिस में है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स, ये माना जाता है ना कि वुमन एक अच्छी लीडर नहीं हो सकती, तो सर वो चुनौतियां मुझे फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों माना जाता है, आपकी क्या राय है इसमें? ऐसा मानने की क्या वजह है? सर इसकी जो मेन कारण है सर वो हमारे समाज में जो पितृसत्ता है वो इसके लिए सबसे मेन कारण है कि कभी वुमेन ऐसे रोल मॉडल बहुत कम ही मिलते हैं जिससे कि ये जो चेंज हो सके सोशल नैरेटिव की वुमेन अच्छी लीडर हो सकती है। तो बचपन से सिखा दिया जाता है कि आपकी जो बाउंड्री है वो घर के भीतर सीमित है। सिविल सेवकों के लिए कोई कोड ऑफ एथिक्स है भारत में? क्यों नहीं बनता कोड ऑफ एथिक्स? कोड ऑफ एथिक्स तो सर नहीं है अभी। क्यों नहीं बनाया जाता ऐसा? सर ये अगर मान लिया आपको बनाने के लिए कहा जाए एक सिविल सेवा के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाए, तो 3-4 मुख्य बातें क्या रखेंगे आप उसमें? सर पहले ही तो मैं जो रखूंगी वो सेवा भावना की रखूंगी सर, कि हम जहाँ सिविल सेवा से कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई भी जहाँ हमारा इंटरेक्शन होता है तो पहली बात जो देखने को मिलती है सर उनमें जो साहब एटीट्यूड देखने को मिलता है, उन्हें देख के लगता नहीं कि ये हमारे सेवक हैं सर वो रखना चाहूंगी। और दूसरा सर मैं महिलाओं के लिए अधिक संवेदनशीलता का रखना चाहूंगी प्रावधान जो सिविल सेवक है हमारे उनके मध्य। तीसरा सर मैं रखना चाहूंगी कि जो टाइम पर सिविल सेवा जो है हम सेवा डिलीवरी कर पाए सर वो मैं रखना चाहूंगी। और चौथा मैं रखना चाहूंगी प्राची, भजन सुनती हैं आप? यस सर। किसका भजन सबसे अच्छा लगता है? सर मेरे दादाजी का। अच्छा, दादाजी आपके गाते हैं? यस सर। कोई भजन याद है? यस सर। बताओ, 2 लाइन सुना दो। सुना दो सर? हाँ बिल्कुल, अरे क्यों नहीं। ओ पालनहारी निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। आवाज भी अच्छी है आपकी। सर मैं गाती हूँ दादाजी के साथ। अच्छा, गाती भी है दादाजी के साथ, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ प्राची, संवेदनशील इंडिविजुअल हो, महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के प्रति विशेष एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में तुमने बताया भी कि हम ऐसा परिवर्तन करेंगे। अभी कुछ महीनों पहले तालिबान के हेड भारत आए थे और उन्होंने क्या प्रतिबंध ये शर्त रखी थी कि हमारे इंटरेक्शन में कोई भी महिला पत्रकार नहीं होगी, और भारत की सरकार ने मान लिया। क्यों ऐसा किया? फर्स्ट फेज ऑफ तालिबान में तो हमने बातचीत नहीं की, दूसरे फेज ऑफ तालिबान में जब इस तरह की शर्तें आई जो हमारे वसूल और लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विरोध है, उसके बाद भी हमने मान ली।
क्या ये सही था निर्णय? सर ये पूर्णतः तो सही नहीं था, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और उसके अनुसार ये निर्णय सही है। अच्छा, जिस तरह की परिस्थितियां उसके हिसाब से ये निर्णय सही है। Yes. अच्छा, ये बताओ प्राची, अगर तुम एसएसपी हो और तुमको ये खबर लगती है कि तुम्हारा जो सबऑर्डिनेट है, जो तुम्हारा पीए है, वो वाइफ बीटर है, डेली पत्नी को मारता है, और ये बात ऑफिस तक सभी को मालूम है। अब ऐसी परिस्थिति में वो तुम्हारा सबसे विश्वासी भी है, कैसे परिवर्तन, क्या करोगे? तो पहली बात तो सर मैं रूट कॉज जानने की कोशिश करूंगी कि ये कारण क्या है इसका। ये पितृसत्तात्मक मानसिकता, हिंसा जो की जा रही है अपनी पत्नी के साथ, सर उनसे मैं बात करना चाहूंगी पहली बात तो। दूसरी बात सर, मैं जो मेरे पीए हैं उनको पर्सनली समझाना चाहूंगी इस विषय में। और सर तीसरा, मैं सर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहूंगी। अच्छा अच्छा, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल लाकर मनरेगा का नाम बदल दिया है। क्या नाम रखा है? सर बापू हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, जो भी नाम, क्या वो नाम केवल बदला है कि उसमें काम भी बदला है? कुछ और परिवर्तन हुआ है कि केवल नाम ही है? पूरा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने न्यूज में पढ़ा था सर, जो पहले 100 दिन की रोजगार की बात थी सर, उसको बढ़ा के 125 दिन करने की व्यवस्था की। अच्छा, 25 दिन करने की व्यवस्था है, और कुछ चीजें उसमें बदली हैं। ये बताओ कि भारत बहुत बड़ा देश है, दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व से लेकर पश्चिम। एक लिंक लैंग्वेज तो होना चाहिए, जिसकी बात गांधी जी भी कहा करते थे, लेकिन हम लोग 77वां साल मना रहे हैं। क्या विकसित भारत में कोई एक लिंक लैंग्वेज विकसित हो पाएगा कि वो सभी देशों में वो उसके माध्यम से हम बातचीत करते रहें? क्या इंग्लिश ही रहेगा या उसके जगह पर कोई दूसरा लैंग्वेज बनकर तैयार होगा? क्या होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि लिंक लैंग्वेज के स्तर पे सर इंग्लिश ने अच्छा काम किया है। और सर बात रही कि भारत में लैंग्वेजेस की, तो मुझे लगता है सर कि हमें रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि हमारी जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं वो संकट में है। कई तो यूनेस्को कहता है कि ये खत्म होने वाली है। अभी सर हमने एक याद नहीं कर पा रही हूँ नाम, बंगाल की कोई लैंग्वेज थी जो सर आखिरी जो व्यक्ति थे वो पर्सन जब उनकी मृत्यु हुई तो वो लैंग्वेज खत्म हो गई। तो सर मुझे लगता है कि एज अ ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है, और हमारा फोकस सर जो रीजनल लैंग्वेज है उनके प्रमोशन पर होना चाहिए। स्पेशली सर जो डिजिटल एआई आ रहा है जिससे हम ट्रांसलेशन बेहतर कर पा रहे हैं, तो सर यही मेरे हिसाब से ठीक। अच्छा, भारत के विकास के लिए सामान्यतः ये माना जाता है कि गलत राजनीति गलत आर्थिक नीतियों को जन्म देती है। गलत राजनीति, बैड पॉलिटिक्स जनरेट्स बैड इकोनॉमिक्स। कि अगर आपकी नीतियां गलत होगी, सोच गलत होगा, राजनीतिक सोच गलत होगा, तो आर्थिक नीतियां भी गलत होंगी। आजादी के बाद से लेकर अभी तक क्या तुम्हारी नजर में, अच्छाई तो बहुत है, बहुत सारी योजनाएं चली, कोई एक या दो नीतियां ऐसी सरकार की आपको नजर आती हैं जो ब्लंडर थी या गलत थी, पढ़ते समय या सोचते समय? हम केवल आज की बात नहीं कर रहे हैं, 1900 उस समय से लेकर अभी तक कोई एक या दो नीति जो बहुत अच्छी नहीं रही। सर पॉजिटिव और नेगेटिव तो सर हर पॉलिसी के दिखाई देते हैं कि कुछ सकारात्मक हम लाए, लेकिन कुछ चुनौतियां भी उनके साथ हमारे सामने आई सर। तो जैसे हम हरित क्रांति को ही ले सकते हैं सर, जहां हमने खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त की। सर खाद्य सुरक्षा हम सुनिश्चित कर पाए, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमने कम की। तो सर मतलब आपके हिसाब से वो उसके दोनों पक्ष हैं, कोई ऐसी नीति नहीं रही है जो फियास्को रही हो, जो फेलियर रही हो? सर पूरी तरह तो मुझे कोई नहीं। ठीक है। प्राची, सर विदिशा से आप हैं? यस सर। विदिशा का क्या है ऐतिहासिक महत्व, कुछ बताइए हमें। सर विदिशा जो नाम है उसका उल्लेख सर सबसे पहले रामायण में मिलता है। तो शत्रुघ्न जी के पुत्र शत्रुघाती के एरिया के नियंत्रण के एरिया के रूप में इसको बात है। सर बुद्ध धर्म में भी सर विदिशा का उल्लेख, जो राजा है रुक्मानंद, उन्होंने जिस अप्सरा से विवाह किया था विश्वा, उनके नाम पर विदिशा का नाम दिखाई देता है।
सर फिर हम अगर मौर्य काल की बात करें तो सर ये मेजर ट्रेडिंग सेंटर रहा विदिशा, और अशोक की जो पत्नी है देवी, उनका निवास स्थान विदिशा रहा, और उनका विवाह इसी विदिशा में ही अशोक के साथ हुआ था। और सर फिर जो उनकी जो पुत्र और पुत्रियां थी। सांची का स्तूप कभी गई हैं? यस सर। खुद गई हैं देखने के लिए? यस सर। क्या है उसके बारे में कुछ बताइए, क्यों ये इतना आकर्षक और इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? सांची के स्तूप के बारे में सर कहा जाता है कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, और वो भी सर अपनी जो पत्नी है देवी के उसमें। और ये सर ये बौद्ध अवशेष यहाँ पे विदिशा के सांची स्तूप में प्राप्त होते हैं। और सर जो विदिशा बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है? यस सर, पास में है। यस। अच्छा, और इवनिंग वॉक आपकी हॉबी है? यस सर। मॉर्निंग वॉक क्यों नहीं? सर मैं स्टूडेंट तो हूँ तो सर मुझे रात को पढ़ना पसंद होता है, तो सुबह मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, इसलिए मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाते, इसलिए सर इवनिंग वॉक पे सर तो इवनिंग मॉर्निंग जो इवनिंग वॉक आप करती हैं उसी समय भजन भी निपटा देती हैं या अलग अलग होता है ये? नहीं सर, वो अलग होता है। इवनिंग वॉक में अपने दादाजी के साथ जाती हूँ। अच्छा। उस टाइम उनका जाना होता है सर, हमारे जो गाय बछड़े होते हैं उनके साथ वो जाते हैं खेत पे, तो मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ इस तरीके से। ये जो विश्व में अलग अलग जगहों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे इजराइल हो चाहे यूक्रेन हो, और इसका कोई रिजोल्यूशन आसपास दिख नहीं रहा है, काफी लंबा खींच चुका ये युद्ध, तो किस तरह की समझ बन रही है आपकी कि एक संस्था के तौर पर यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है, दूसरे देश भी नहीं कर पा रहे हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड भी नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो किस तरह का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर? कुछ कभी सोचा है इसके बारे में? यस सर। बताइए। सर मुझे लगता है कि जो युद्ध हो रहे हैं और जिस तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है, सर यूएन में हमें रिफॉर्म करना चाहिए सर। यूएन अब सर वाद विवाद का मंच बन गया है, इसको जो है कि कोई बाइंडिंग पावर नहीं दिखाई देती। तब जो सिक्योरिटी काउंसिल है सर, उसमें जो वीटो है वो एक चुनौती बन गई है कि देश अपने हित को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहाँ उस लेवल पर सुधार करना चाहिए सर। और सर ने आपसे पूछा था एथिक्स कोड के बारे में, आप फिर से बताएं क्या क्या पॉइंट आपने बताया था? सर पहला पॉइंट जो मैंने बताया था सेवा भावना का बताया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट? दूसरा सर महिला संवेदनशीलता का बताया। ओके। तीसरा मैंने जो शिकायतें हैं उनका सर ठीक, हाँ, पब्लिक डिलीवरी, राइट, हाँ। उसके बाद और बताएं, दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं। सर मुझे लगता है जन भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। ओके, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं। सर जो सिविल सेवा वैल्यू है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? यस सर, सिविल सेवा वैल्यू उसको कहाँ पे आप प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ डालते हैं उसको? सर ये फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बताएं कि जो एमपी में आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसका क्या स्टेटस है? सर एमपी में अगर हम बात करें प्रति लाख पर 78 महिलाओं के साथ सर अपराध दर्ज किया जाता है, और अभी कल परसों की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो 2023 में सर 33,000 केसेस हैं जो महिला के विरुद्ध अपराध के दर्ज किए गए हैं, और सर ये 8% बढ़ोतरी है पिछले साल की तुलना में। ये जो मैथमेटिक्स है केस रिपोर्टिंग का, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर एग्जैक्टली मतलब ऐसा है कि ये जो हम स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं कि इतने 8% बढ़ गए, 5% बढ़ गए, तो जनरली जो पुलिस होती है वो केस रजिस्टर नहीं करती है। इसके बारे में आपने सुना है कुछ कि केस रजिस्टर नहीं होता? ये जो एक्चुअल जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है ये एक्चुअल नहीं है। ये हो सकता है कि 10% हो, 20% हो। इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर ये इस बारे में अंडर रिपोर्टिंग की समस्या तो सर मैं समझ सकती हूँ, बट वही ये अंडर रिपोर्टिंग है कि जो है जब हम स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं तो हर स्टेट या हर पुलिस स्टेट या हर पुलिस स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्राइम नहीं बढ़ा है, जबकि एक्चुअली क्राइम बढ़ रही है।
क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो क्राइम रिलेटेड इश्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जाके अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। यस सर। और ये जो आपने 33,000 देखा है, हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा हो। हाँ सर। तो इसी को जो है, और अच्छा, तो जीरो एफआईआर के बारे में आपने सुना है? यस सर। क्या है ये? सर ये है कि जैसे किसी महिला के खिलाफ या अपराध होता है तो वो जिस क्षेत्र के थाने के अंतर्गत है वही अपनी एफआईआर दर्ज करा सकती है। फिर जो जहाँ अपराध हुआ या घटना किसी दूसरे स्थल पर घटी तो वहाँ पर सर ये एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाती है। ये जीरो एफआईआर सिर्फ क्राइम अगर महिला अपराध के लिए है या किसी भी अपराध के लिए कुछ? सर शायद ये और भी अपराध हैं उनके लिए है। ओके। ये बताएं कि आपने जो है कंडक्ट रूल के बारे में सुना है? सिविल सर्वेंट के जो कंडक्ट रूल्स होते हैं, यस सर। क्या है बताएं? सर ये सिविल सेवा आचरण संहिता 1961 की है सर। और इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं सर, एक तो गोपनीयता का है कि जो सिविल सेवक है वो जो जानकारी संवेदनशील है उसको नहीं लीक करेगा या देगा किसी को। दूसरा सर, एक सिविल सेवक को हमेशा सत्यनिष्ठा बनाए रखनी होती है। तो तीसरा इसमें प्रोविजन है कि जो उपहार की सीमा लगाई गई है कि सिविल सेवक कितने मूल्य का उपहार ले सकता है या दे सकता है। और सर जो मदपान और एक शिष्टाचार की व्यवस्था है कि आप सार्वजनिक स्थल पर या इस तरह से प्रचलित नहीं कर सकते। अभी जो पूरे देश में जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है वो काफी चर्चा में है, तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? यस सर, इलेक्शन रिफॉर्म सर, आप जो अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत है कि नहीं है? यस सर, रिफॉर्म की जरूरत है। तो क्या है इलेक्शन रिफॉर्म्स, किस तरह हो सकता है? क्या आपको क्या क्या ग्राउंड में लग रहा है कि जो कमजोरी है जिसमें कि रिफॉर्म्स की जरूरत है? सर एक तो सर हो सकता है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग का मुद्दा है सर, उस स्तर पर सुधार की जरूरत है। सर दूसरा जो राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है सर, उस स्तर पर सुधार की जरूरत है। और सर तीसरा, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कथन है कि यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में कम है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है सर। और सर जो वन नेशन वन इलेक्शन का बात है सर, सुधार उस दिशा में भी प्रयास किए जा सकते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन कितना वायबल है? उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी अगर हम करना शुरू करें तो? सर सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम आएगी कि हमें जो समय अवधि है लोकसभा और विधानसभा की, उसके लिए सर संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो दूसरी जो चुनौती आएगी सर, वो राजनीतिक सहमति की आएगी। जैसे क्षेत्रीय दल कहते हैं कि अगर हम एक साथ इलेक्शन कराते हैं तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे दब जाते हैं सर। तो तीसरी रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम आएगी सर कि मास लेवल पे एक साथ इतने रिसोर्सेज इकट्ठा करना सर, वो भी एक चुनौतीपूर्ण होगा। और सर चौथा सर, अवेयरनेस की भी हो सकती है कि हमारे यहाँ सर इतनी अवेयरनेस अभी भी नहीं है, आप ग्रामीण स्तर पर देखेंगे कि वो एक साथ कंफ्यूजन हो सकता है सर वोटिंग में। अगर जैसे हमारी कोई गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाती है और गवर्नमेंट, तो उस हालत में फिर क्या होगा? इलेक्शन तो एक ही बार ही होगा, तो उस समय फिर कैसे चलेगी सरकार? सर इसके लिए जो प्रावधान है सर, मेरे कॉलेज प्राची, आपकी बातों से लगा जब आप इवनिंग वॉक करते हैं ज्यादातर टाइम आप अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताते हैं, दादाजी के साथ, तो उस समय बचपन से करते आ रहे हैं, ये आपका बचपन का रूटीन है? हाँ मैम, बचपन से ही करते हैं। बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो बचपन में आपने आसपास के फूल पौधे देखे होंगे कुछ, उसमें ज्योमेट्री का एक रूल दिखाई देता है। आपने मैथ्स पढ़ी हुई है? मैथमेटिकल रूल है, फूलों में सब पत्तियों में दिखाई देता है उसका कुछ फोटोसिंथेसिस में मैथमेटिकल रूल, मैथ्स का एक रेशो दिखता है। गोल्डन रेशो के बारे में बताया आपको? नहीं। और इसी दौरान आपने कुछ स्पेसिफिक, आपकी कुछ ऐसी कोई एक्सपीरियंस हो जिसने आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट हो, इवनिंग वॉक से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज आप याद कर सकते, बता सकते हैं? यस मैम, जैसे जो लाइफ चेंजिंग इवेंट मेरे लिए होता है वो मेरे दादाजी से बात करते हुए उनका जो अनुभव है जीवन का वो लेना होता है। तो जो वो चीजें बताते हैं, उनकी उनकी दृष्टि से वो जो दुनिया देखते हैं,
मैम वो मुझे लाइफ चेंजिंग, मतलब जो मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स में जो फेलियर देखी, तो कहीं ना कहीं एक वो उनकी जो बात थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी कि नहीं, हार के आगे जीत है, हम कर सकते हैं, वो थी। ओके, और एज अ वुमन कुछ ऐसा मैसेज मिला हो बातों से कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट पता चला हो जिससे कि आपको लगता है कि आप एज अ वुमन उसको टेक फॉरवर्ड करेंगी अपनी लाइफ में? सर मैम उनकी जो विनम्रता है वो मुझे अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि हमें हमेशा विनम्र और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो मैम मैं वो कैरी फॉरवर्ड करूँगी। थैंक यू प्राची, थैंक थैंक यू। यू। बैठ। प्राची, और आंसर अच्छे दिए हैं तुमने, है ना? ओवरऑल आंसर ठीक है। इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? पिच थोड़ा सा और ऊपर आना चाहिए, है ना? वॉइस का पिच थोड़ा कम है, और इनोसेंसी है पर्सनैलिटी में तुम्हारे, दैट्स गुड। और बहुत हद तक लॉजिकल आंसर दिए हैं, बहुत हद तक। भजन गाकर तुमने समय बांध तो लिया, भजन बहुत अच्छा था, सूदिंग था और अच्छा भी लगा, और तुम गाती हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन में तुमने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया। पहला, तालिबान वाले पर तुमने ये कहा कि ऐसा होना ठीक नहीं है, विदेश नीति ऐसे नहीं बनती है, विदेश नीति के लिए बाद में तुमने अपने आप को मॉडिफाई किया, तो दोनों बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ा गलत भी है, फिर बोले कि नहीं ऐसा होना समय की जरूरत थी। पहली बार में और अंतिम बार यही कहना था कि समय की जरूरत है। ओके सर। भारतीय विदेश नीति में कौन क्या कह रहा है, आप मॉडिफाई कर ऐसे चलेंगे तब तो देश नहीं चलेगा ना। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका म्यांमार में 1989 में इलेक्शन हुआ और वहां पर आंग सू की जीती, जो हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जुंटा वहां पर मिलिट्री शासन, उसने आंग सू की को सत्ता में नहीं आने दिया, लोकतंत्र का हनन हो गया। तब हमारे उस समय की विदेश नीति जो थी, हमने जुंटा से, म्यांमार से बातचीत करना ही बंद कर दिया, सत्ता में वही रहा जुंटा। अब वो भारत ने बात बंद कर दिया, वो चला गया चीन की तरफ, हानि किसकी हुई? फिर तो नरसिम्हा राव जैसे महारथी, हम तो कहते हैं कि विदेश नीति में अगर किसी व्यक्ति विशेष ने नेहरू जी के बाद कोई काम किया है तो नरसिम्हा राव है, जिसने कई नई चीजें शुरू की हैं। तो उसने शुरू किया कि लोकतंत्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जुंटा हो भुंटा हो, हम तो कोई, हमारा देश ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए तालिबान में तालिबानी है, वो क्या करता है, वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो पाकिस्तान को पीट रहा है ना हमारे कहने पर, ये हम नहीं बोलेंगे लेकिन हम सभी जानते हैं। तो कहने का अर्थ कि विदेश नीति की जरूरत है, वहां पर तुम गलत अपने आप को। दूसरा, वाइफ बीटर के मामले में भी तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो, इतना सोचकर उसकी पत्नी से पूछोगे फिर उसमें जाओगे, बड़ा सॉफ्ट नजर आई। तुमने बताया सही, लेकिन ये तो बहुत गंभीर आरोप है ना कि आपका स्टाफ इस चीज का उल्लंघन कर रहा है, तो उसमें एक चेहरे पर आपको थोड़ा शक्ति भी दिखना चाहिए और उस शब्दों में वो दम दिखना चाहिए कि ये अत्यंत ही घोर अपमान है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसकी जांच क्या होगी? ये क्या बात? राशि ओवरऑल अच्छा इंटरेक्शन था, आंसर्स भी आपके अच्छे थे। थोड़ा जैसा सर ने कहा कि एनर्जी लेवल आप बढ़ा सकते हैं। और जो पहला प्रश्न था सर का कि आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं, उसमें जो पहला दो कारण आपने गिनाए, जॉब सिक्योरिटी, सोशल प्रेस्टीज, दीज आर नॉट गुड पॉइंट्स। ठीक है, सिविल सर्विसेज में आने के लिए सबसे पहले आपका मोटिवेशन होना चाहिए किसी अच्छे काम के लिए या कोई जिसका सोशल रेलेवेंस हो, और इसके लिए आपको सारी सुविधाएं और सोशल प्रेस्टीज दी जाती हैं। तो जिस चीज को मुहैया कराया गया आप उसके प्रति आकर्षित हैं, लेकिन मूल तत्व जो है उधर ध्यान नहीं है। सर मैंने जो अनुभव किया वो नहीं वो तो सही है। अथॉरिटी दी जाती है कि सेवा करे, अनुभव पर ही करना था तो यहाँ क्यों आई? प्राची, ऐसा है कि सब कुछ अच्छा है,
लेकिन वही जो उन्होंने कहा, लगता है कि आप डरे हुए हैं, जबकि अभी जैसे ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, लॉजिक सब कुछ अच्छा है, तो थोड़ा ओके सर। और ये वाइफ बीटिंग जो है कैन नेवर बी जस्टिफाइड, और एनी बीटिंग, ओके सर, हाँ, थैंक वो उस पर निगोशिएट नहीं करना है, हाँ, जो गलत है खत्म। मुझे लगता है जो आप इवनिंग वॉक अपने ग्रैंडफादर के साथ जो आपने कई 2-3 बार बोला, उसको आप और अच्छे से टैप कर सकते हो। इट्स अ नॉलेज सिस्टम व्हिच यू आर गेटिंग, एंड वो ट्रेडिशनल नॉलेज को, इंडिजिनस नॉलेज को आप कुछ और अच्छा सा कुछ बता सकते हो, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस जो आपने इवनिंग वॉक में सीखा हो। कोई भी एक्सपीरियंस आप सोच के बचपन का, जो कि लाइफ चेंजिंग इवेंट बना और जो आपका पर्पस बन गया लाइफ का, तो उसको यहाँ से टैप कर सकते ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।